हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 76। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 75 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। नव्या गुस्से में बोलती है कि लगाया ही क्यों आपने गले उसे? मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या चली गई? आप फिर से पहले वाले निहाल बन गए हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या? तो निहाल भी अभी चुपचाप से मार खाता हुआ बोलता है कि नव्या प्लीज, ये सब ना उस शुभ का किया धरा हुआ है और फंस मैं और नील गए हैं। हम दोनों की कोई गलती ही नहीं है इसमें। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी किट्टू को ये सारी बातें फोन पर बता रहा था कि कैसे उसकी भेजी हुई फोटोज की वजह से नील और निहाल की बैंड बज गई है। तो किट्टू का तो अब हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। किट्टू भी हंसते हुए बोलती है कि आप चारों भाई मिलकर मुझे पागल बना रहे थे ना। मैंने अकेले ही नहीं, आप सबको पागल बना दिया है। कितना मजा आ रहा है ना मेरे प्लान में। तो रुद्र बोलता है कि लिटिल खरगोश, कुछ तो शर्म करो यार। जेठ है तुम्हारे और तुम्हारा अपना जेठ और नंदोई दोनों को ही पिटवा रही हो तुम। तो किट्टू को तो अभी ये बात सुनकर और भी ज्यादा हंसी आ रही थी। तो किट्टू का ऐसा खिलखिलाकर हंसना रुद्र को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि किट्टू अब सच में खुलकर अपनी जिंदगी जी रही है और वो ऐसे ही किट्टू को देखना चाहता है, वरना तो उसने 18 साल तक घुट घुट कर ही जिया था। तो बहुत हंसने के बाद किट्टू बोलती है कि अब आप मेरे जेठ देवर और मेरे नंदोई से कह देना कि मुझसे पंगा ना ले, वरना मैं इससे भी ज्यादा बैंड बजा सकती हूँ उनकी। तो आप नहीं जानते हैं ना, मैंने शुभ के साथ साथ रहकर अभी कितना कुछ सीख लिया है। अब मैं भी शुभ भैया की तरह किसी की भी बैंड बजा सकती हूँ। किट्टू बहुत ज्यादा प्राउडली होकर बोल रही थी। थोड़ी बहुत बात करने के बाद रुद्र ने कहा कि अच्छा, कल हम सब कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ कुलदेवी के मंदिर चलोगी? तो किट्टू बोलती है कि लेकिन मैं कैसे आऊंगी? रुद्र ने कहा कि शुभ दिशा को लेने के लिए जाएगा तो तुम भी उसी के साथ आ जाना। तो किट्टू को भी एकदम से एक शरारत सूझ गई। तो किट्टू भी धीरे सी आवाज में बोलती है कि ठीक है, लेकिन आप ना मुझसे थोड़ा सा दूर ही रहना। अगर आप मुझसे दूर नहीं रहना तो मैं फिर से हल्ला मचा दूंगी, और फिर मत कहना आप कि मैं जानबूझकर हल्ला मचा रही हूँ, और फिर मुझे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो रुद्र ने भी अपना मोबाइल देखा और फिर अपना मुंह टेढ़ा करके बोलता है कि कितना ज्यादा ब्लैकमेल करती हो यार तुम। तो रुद्र ने भी फिर से किट्टू से कहा कि अच्छा, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, अब तो आ जाओगी ना। तो वहीं दूसरी तरफ अभी शुभ जो जिम में था और अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शोभित ने ऐसा किया क्यों, वो जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि शुभ तो शोभित को जानता भी नहीं था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। इस वक्त वो सोच रहा था कि कहीं शोभित दिशा का कोई खास फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन दिशा ने तो आज तक किसी भी शोभित के बारे में शुभ को कुछ भी नहीं बताया था। शुभ अभी समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। शुभ अभी पंच मार मार कर पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाले जा रहा था, और तभी वहां पर नील आ जाता है। तो नील ने भी शुभ को देखकर कहा कि किस बात पर गुस्सा निकाला जा रहा है, यहाँ पर ऐसा भी क्या हो गया है? तो नील को देखकर अभी शुभ एकदम से रुक गया और उसने अपने ग्लव्स उतार कर साइड में रखे और फिर टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए बोलता है कि कुछ नहीं भैया, बस बहुत दिन हो गए थे ना, प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसीलिए सोचा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं है। क्या पता किसे मारना पड़ जाए अचानक से, तो मुझे प्रैक्टिस करके तैयार रहना चाहिए। तो नील ने कहा कि शुभ, तेरा सोशल मीडिया अकाउंट मैंने भी देखा है, तू बेकार में ही अपना गुस्सा इस पंचिंग बैग पर निकाल रहा है। सीधा सीधा दिशा से शादी कर ले, शोभित का मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा, तुझे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो शुभ अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि लेकिन भैया, ये शोभित है कौन, मुझे ये जानना है, और मेरी दिशा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये? आपने देखा ना कि सिर्फ एक बार ही टक्कर लगी थी उसकी दिशा के साथ और उसने वो फोटो उठाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आखिर इसका मकसद क्या है, मुझे ये सब जानना है। तो नील ने भी शुभ को समझाते हुए कहा कि शुभ, ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लड़के बस टेंशन में आकर ऐसे ही काम कर देते हैं जैसा कि तू सोच रहा है। शोभित भी उनमें से एक ही है, तुम्हें शोभित के बारे में इतना ज्यादा इनसिक्योर नहीं होने की जरूरत है, क्या पता उसने ऐसे ही लगा दी हो। इस पर शुभ थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि भैया, मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर शोभित ने दिशा के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो प्यार किया या बदतमीजी की, उसे छोड़ा या
या फिर कुछ भी किया तो आप देख लेना, मेरे हाथ से एक और खून हो ही जाएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जिंदा मार दूंगा। इतना कहकर शुभ भी वहां से चला गया। तो नील तो अभी हैरानी से शुभ को जाता हुआ देख रहा था और फिर वो खुद से ही मन में बोला कि जब इसे गुस्सा आता है तो ये रुद्र बन जाता है और जब ये शांत होता है तो नील बन जाता है। क्या करूं मैं इस लड़की का, कहीं गुस्से में आकर ये शोभित के साथ कुछ गलत ना कर दे। तो नील तो अभी अपने ही ख्यालों में चला गया था। अगले दिन कुल देवी के मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो रहे थे। तो दादी ने भी सौम्या नरेन को भी साथ में चलने के लिए कहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि दिशा भी कुल देवी के मंदिर के दर्शन कर ले और साथ ही साथ सौम्या नरेन भी। तो सब अभी गाड़ियों में बैठकर वहां से जा रहे थे। सबके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था, सब साथ में थे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। तो रुद्र ने भी लगभग अपना बदला ले ही लिया था, सबको उसने खत्म कर दिया था। अब बस सोमनाथ ही बचा था, जिसे रुद्र बहुत ही जल्द मौत के दर्शन करवाने ही वाला था। हर दुश्मन को रुद्र ने खत्म कर दिया था। तो रुद्र भी ड्राइव कर रहा था और उसके बराबर में दादाजी बैठे हुए थे, पीछे किट्टू और दादी बैठी हुई थी। तो रुद्र अभी फ्रंट मिरर में किट्टू को बार बार देख रहा था और किट्टू भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तो वहीं दूसरी गाड़ी में नील, अवनी, नरेन और सौम्या मौजूद थे। तीसरी गाड़ी में शुभ, दिशा, निहाल और नव्या थे। तो सब अभी मस्ती करते हुए कुलदेवी के मंदिर जा रहे थे। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, सबने बहुत दिनों के बाद साथ में टाइम जो स्पेंड किया था। तो दादी तो बस अभी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए सबको कुलदेवी के मंदिर लेकर जा रही थी, क्योंकि आज सब कुछ ठीक हो चुका था। तो किट्टू ने भी गाड़ी में जानबूझकर पूछा कि दादी, ये दिशा के बड़े जेठ जी रुद्राक्ष प्रताप सिंह जी की वाइफ नहीं आई क्या? तो दादी ने भी किट्टू को समझाते हुए कहा कि बेटा, उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आई, बहुत जल्द हमारे साथ आ जाएगी। इस पर भी किट्टू ने हल्का से कहा कि लेकिन दादी, ये तो समायरा से कह रहे थे कि इनका और इनकी वाइफ का डाइवोर्स होने वाला है, बहुत ही जल्द ये अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर लेंगे। ये बहुत जल्द अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हैं और हाँ, फिर समायरा से शादी भी करने वाले हैं। और ये सुनते ही रुद्र ने भी झटके से गाड़ी रोक दी और फिर हैरानी से दादाजी को देखा और फिर जल्दी से पीछे पलटकर दादी को देखा और फिर गुस्से में घूर कर किट्टू को घूरने लगता है। तो किट्टू अभी बहुत ज्यादा मजे ले रही थी रुद्र के साथ। तो दादा दादी तो अभी कुछ बोले नहीं, लेकिन रुद्र ने गुस्से में कहा कि लिटिल खरगोश, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम आजकल, चुपचाप से शांति से बैठ जाओ। मैंने कब कहा कि मैं समायरा से शादी करूंगा, झूठी कहीं की कुछ भी बोल देती हो तुम। इस पर किट्टू ने अभी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि दादी, ये ना मुझे जानबूझकर मुझे जानवर क्यों कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया है इनके साथ, मैं सच कह रही हूँ दादी। आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप नील भैया और शुभ भैया से भी पूछ लीजिए, इन्होंने ये कहा था मेरे सामने, उन्हीं के सामने इन्होंने ये कहा था कि ये अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हैं और फिर समायरा से शादी करने वाले हैं। तो रुद्र अभी गुस्से में किट्टू को ही घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि किट्टू, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब शांत हो जाओ यार, अब ये गेम यहीं पर ख़त्म कर दो। तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ रुद्र को देखने लगती है। तो रुद्र ने तो अपना माथा पीट लिया था। तो दादी बोलती है कि रुद्र, तू ड्राइव कर, और फिर वो किट्टू को देखकर बोलती है कि ऐसा नहीं है बेटा, किट्टू ये ना अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता है, बस वो थोड़ा सा नाराज़ होकर चली गई है इससे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा होगा शायद। तो किट्टू ने भी फिर दादाजी को से कहा कि दादाजी, जब दादी नाराज़ हो जाती हैं तो क्या आप भी मना लेते हैं ना उन्हें? तो दिग्विजय सिंह जी भी बोलते हैं कि हाँ किट्टू बच्चा, मना लेता हूँ मैं अपनी चंद्रकला को, वैसे भी चंद्रकला मुझसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ ही नहीं रहती है। तो किट्टू ने भी फिर से दादाजी, और अगर पत्नी नाराज़ हो जाए तो फिर पति को मना लेना चाहिए ना, तो आप श्रीमान रुद्राक्ष प्रताप सिंह जी से ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो भी जाएं और अपनी पत्नी को मना कर लेकर आ जाएं? तो रुद्राक्ष अभी गुस्से में बोलता है कि मिस कात्यानी, मनाने गया था मैं, लेकिन मेरी बीवी के तो इतने ज़्यादा नखरे हो गए हैं कि वो मानती ही नहीं है, उसे तो हमेशा बस अपनी ही चलानी रहती है, अपने आगे तो वो किसी की सुनती ही नहीं, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे परेशान करने में, मुझसे दूर रहने में। तो इसी खट्टी मीठी नोक झोंक में सब कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। तो सब ने अभी वहां पर हवन किया, पूजा की और उसके बाद दान पुण्य भी किया। तो दादा दादी ने अभी वहां पर भंडारा भी किया था, जिसमें उन्होंने किसी भी सर्वेंट की मदद नहीं करी थी, बल्कि सारा काम उन्होंने अपने चारों बेटे और बहुओं से करवाया था। उन सब ने मिलकर सारा भंडारा का खाना बनाया था। आज पूरा दिन उसी में लग गया।
गया था, इसीलिए सब काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। सब कुल देवी के मंदिर से वापस आने लगे थे तो दादी ने भी शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि जाओ पुरोहित जी को बुलाकर लेकर आओ, उनसे विदा लेकर ही चलेंगे हम लोग यहाँ से। जाओ शुभ जल्दी से। तो वो मंदिर के अभी पिछली तरफ ही होंगे। तो शुभ अभी पुरोहित जी को बुलाने के लिए मंदिर की पिछली तरफ की तरफ चला गया था। जैसे ही वो मंदिर की पिछली तरफ गया तो शोभित से एकदम से टकरा गया। तो शुभ ने अभी शोभित को देखा तो उसकी भौएं गुस्से से तन जाती हैं। शुभ ने भी सेकंड भी नहीं लगाया और शोभित का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और एक पंच उसके मुंह पर जोर से मारकर कहा कि तुमने मेरी दिशा की फोटो सोशल मीडिया पर क्यों डाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी फोटो सोशल मीडिया पर लगाने की। तो शुभ ने अभी शोभित को मारा तो शोभित का भी दिमाग खराब हो चुका था। तो शोभित भी एकदम से उठा और उसने भी शुभ को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो उसका हाथ अभी नील ने पीछे से पकड़ लिया था और फिर उसके हाथ को जोर से झटक कर थोड़ा गुस्से में कहा कि एक तो तुमने गलती करी है, एक गलती करते हो और ऊपर से एटीट्यूड भी दिखाते हो। तुम होते कौन हो हमारे घर की बहुओं की फोटो अपनी सोशल मीडिया पर डालने वाले? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिशा की फोटो लगाने की? तो शोभित ने भी अकड़ कर कहा कि मैं तो डालूंगा। क्या कर लोगे तुम दोनों, क्या कर लोगे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ और भी ज़्यादा लगाऊंगा, तुम्हारी आंखों के नीचे से दिशा को लेकर भी चला जाऊंगा और तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरा, समझ गए ना? इस पर अभी नील ने भी एक खींचकर पंच शुभ के मुंह पर चढ़ दिया था। तो नील ने कहा कि और हम भी तुझे चैलेंज करते हैं कि अगर तू दिशा से दूर नहीं रहा ना तो तेरी हड्डियां का चूरमा बनाने में सेकंड नहीं लगाएंगे हम। एक ना एक दिन तुझे भी ऊपर सरका ही देंगे। जानता नहीं है कि तू हम कौन है? प्रताप फैमिली के लड़के हैं हम। जितना तूने सुना नहीं होगा ना उतने तो हमने कांड किए होंगे। इतना जान ले तू, बस तू दूर ही रहे दिशा से, समझा? तू अब निकल यहाँ से। तो शोभित अभी उन दोनों को गुस्से में देखकर वहां से चला गया था और शुभ ने अपना हाथ दीवार पर जोर से मारा। तो शुभ को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका दिमाग काम करना बंद हो रहा था। तो नील ने भी पहली बार शुभ का गुस्सा देखा था। तो नील ने भी समझाते हुए कहा कि तू चल, मैं दादी से अभी तेरे लिए बात करता हूँ और जल्द से जल्द तेरी और दिशा की शादी करवा देते हैं हम। तो नील के समझाने पर अभी शुभ नील के साथ मंदिर के बैक साइड में आ गया था और फिर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा प्रताप हाउस के लिए निकल पड़े थे। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसीलिए सब ने होटल में रुकने का डिसाइड कर लिया क्योंकि अभी किसी को भी गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो रुद्र और शुभ अभी एक कमरे में रुके थे, दिशा और किट्टू एक कमरे में रुकी थी और रुद्र और शुभ एक दूसरे को देख देख कर बहुत ज्यादा किलस रहे थे क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जाना चाहते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे। मगर वो दोनों एक साथ थे और दोनों ही जा नहीं सकते थे। तो दोनों ही अभी बालकनी में आकर खड़े हो गए थे। शुभ ने कहा कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? आप तो जा ही सकते हो ना अपने लिटिल खरगोश के पास, तो जाओ भैया, चले जाओ आप। तो रुद्र ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप से वो बालकनी में खड़ा रहता है और सामने का नज़ारा देखता रहता है। तो रुद्र की चुप्पी देखकर अभी शुभ ने फिर से कहा कि अरे चले जाइए ना भैया, आप चले क्यों नहीं जाते? मैं तो अपनी दिशा को यहाँ पर ले आऊँगा अगर आप वहाँ पर चले गए। अब तो रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। तो शुभ ने कहा कि अरे भैया, सोच क्या रहे हो आप? मैं भी जानता हूँ कि किट्टू भाभी एक्टिंग कर रही है, चले जाओ ना आप उनके साथ, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो और मैं दिशा के साथ। तो दोनों ही भाई अभी किट्टू और दिशा के कमरे में चले गए थे। वो दोनों ही अभी बेफिक्र होकर सो रही थी। तो शुभ ने कहा कि मैं दिशा को लेकर चला जाता हूँ। इस पर रुद्र ने कहा कि नहीं रुको, मैं इसे लेकर जाता हूँ, इसका कुछ भरोसा नहीं है, सुबह उठकर चिल्लाना चीखना शुरू कर देगी तो बहुत ज्यादा हंगामा हो जाएगा। इसीलिए उसने अभी किट्टू को अपनी गोद में उठाया और फिर किट्टू भी चाहती थी कि रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठाया है, इसीलिए वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है। तो रुद्र भी किट्टू को दूसरे कमरे में अपने कमरे में लेकर आ गया और फिर शुभ दिशा की बाहों में भरकर वहीं पर लेट गया। दिशा तो अभी बेफिक्र होकर सो रही थी, उसने महसूस भी किया कि शुभ उसी के पास है, इसीलिए उसने भी शुभ पर अपनी बाहें कस दी और फिर सो गई। लेकिन शुभ का दिमाग तो अभी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं शोभित उसके और दिशा के बीच में ना आ जाए।
फिर अगले दिन चारों ही अभी घर जा रहे थे। चारों भी जा रहे थे कि तभी हवाओं में भी गोलियां चलने लगती हैं। एक दूसरे को सब प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो रुद्र ने कहा कि दादाजी आप ड्राइव कर सकते हैं क्या? तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। तो शुभ ने भी अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि दादाजी ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है आपको, प्लीज जल्दी से अब ड्राइव कर लीजिए। तो नील बोलता है कि रुद्र समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये गोली आ कहाँ से रही है। अगर जरा सी भी चूक हो गई ना तो किसी की भी जान जा सकती है। तो रुद्र ने कहा कि दादाजी आपको ये बैक साइड वाली गाड़ी लेकर जानी होगी। तो रुद्र ने भी जैसे तैसे करके दादाजी को गाड़ी में बैठाया और फिर दादी अवनी, नव्या और सौम्या को एक गाड़ी में बैठा दिया। चारों भाइयों ने भी गाड़ी सावधानी से दादाजी की गाड़ी पीछे से ही निकाल दी थी और दादाजी भी बड़ी ही सावधानी के साथ उस गाड़ी के बैक को लेकर बैक साइड से निकल गए थे। तो बाकी सब अभी गाड़ी के पीछे ही छुपे हुए थे। तो रुद्र अभी जैसे ही थोड़ा सा खड़ा होता है तो फिर से एक गोली जाकर रुद्र की गाड़ी में लगती है। तो इस पर अभी नरेन ने कहा कि रुद्र हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, हमें भी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब हम इस गाड़ी को लेकर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी पर गोलियां लग चुकी हैं और इसका टायर भी पंचर हो गया है। अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, आखिर ये गोलियां आ कहाँ से रही है और कौन हम पर हमला कर रहा है। तो रुद्र ने देखा कि आसपास अभी जंगल था। तो रुद्र ने कहा कि नील अब हमें इस जंगल से ही जाना होगा, अगर हम यहाँ पर रहे तो गोलियां ऐसे ही चलती रहेंगी और किसी की भी जान जा सकती है। तो रुद्र ने अभी आपस में कुछ इशारा किया और फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ से भाग गया। तो शुभ ने भी अभी दिशा का हाथ पकड़ा और वो भी जंगल की तरफ भाग गया और सब जंगल में ही अभी भाग रहे थे और बहुत ज़्यादा भागने के बाद सब एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। तो किट्टू अभी पेड़ के नीचे बैठते हुए बोलती है कि रुद्र मैं और नहीं भाग सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं नहीं भाग पाऊंगी, अब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो नील और नरेन अभी कंटिन्यू बस अपने मोबाइल में अपना टावर चेक कर रहे थे ताकि वो जय और वीरू को वहाँ पर बुला सके। तो नील ने भी रुद्र की तरफ देखकर गुस्से में कहा कि तुझे पहले ही कहा था कि जय और वीरू को भी साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन तूने ही कहा था कि उन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देते हैं। अब उनकी छुट्टी के चक्कर में कहीं हमारी ही छुट्टी ना हो जाए। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं कौन साला गोलियां चलाए जा रहा है। तो शुभ तो अभी पेड़ के नीचे ही बैठा बैठा वहीं पर लेट के जाता है। तो शुभ के पैरों के पास अभी निहाल बैठा हुआ था जो कंटिन्यू हाँफ रहा था। तो शुभ ने कहा कि जीजू थोड़ी देर पैर दबा दो ना, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो निहाल ने भी एक लात शुभ के पैर पर मारकर कहा कि साले तू अकेला ही भाग कर आया है क्या? हम सब भाग कर नहीं आए हैं क्या? तू अकेले ही भाग कर आया है जो तेरे पैरों में दर्द हो रहा है? आया पड़ा, शर्म नहीं आती है जीजू से पैर दबाते हुए। तो शुभ ने भी निहाल का मजाक बनाते हुए कहा कि क्यों जीजू, नव्या के पैर नहीं दबाते हो क्या? तब शर्म नहीं आती आपको? जब बहन के पैर दबा सकते हो तो क्या फिर भाई के भी पैर दबा दो ना जीजू। शुभ की बात सुनकर दिशा हंसने लगती है। तो निहाल ने भी दिशा की तरफ हल्का सा गुस्से में देखकर कहा कि शुभ कुछ भी बोले तुम्हें हंसना शुरू कर देती है, तुम्हें हंसना जरूरी है क्या? तो शुभ जो लेटा था अभी वो भी उठकर बैठ जाता है और उसने निहाल की गर्दन पर हाथ लपेट कर कहा कि तो जीजू बताओ ना, नव्या के पैर तो नहीं दबाते हो ना आप? इस पर अभी निहाल ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि तेरी शादी भी होने वाली है ना, उसके बाद पूछता हूँ कि कौन किसके पैर दबाता है, तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र जो भी कंटिन्यू दादाजी को फोन मिला रहा था, वो जानना चाहता था कि आखिर दादाजी और दादी सही सलामत हैं या फिर नहीं। तो जंगल में अभी नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। रुद्र को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन रुद्र की किस्मत जो थोड़ी सी तेज निकली थी, अवनी का फोन मिल गया था। तो रुद्र ने भी बिना समय गवाए ही पूछा कि अवनी तुम सब ठीक हो ना और सही सलामत जा रहे हो ना? तो अवनी बोलती है कि हाँ हम सब ठीक हैं, 2 घंटे में प्रताप हाउस पहुंच जाएंगे। तो अवनी भी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक से फोन कट गया, लेकिन रुद्र को अभी तसल्ली हो गई थी कि उसके दादा दादी और बाकी सब लोग ठीक है और सही सलामत प्रताप हाउस पहुंचने वाले हैं। तो रुद्र ने भी नील नरेन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। तो रुद्र ने कहा कि वो सब बिल्कुल ठीक है और प्रताप हाउस पहुंचने वाले हैं। अब हमें भी इस जंगल से जल्द निकलना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर ये अटैक किसने करवाया है, आखिर कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है। इस पर अभी नील ने कहा कि सोमनाथ के अलावा और कौन करवाएगा रुद्र, वही हो सकता है घटिया आदमी। तो रुद्र ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये अटैक अभी सोमनाथ ने करवाया होगा। सोमनाथ अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो ये सारी चीज़ें कर पाए और वो बाहर से कोई आदमियों को हायर भी कर
पाएगा हम पर गोली चलवाने के लिए। तो नील ने रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि अब यहाँ से निकलते हैं, इन सब का पता बाद में कर लेंगे। और हाँ, पता तो चल ही जाएगा कि आखिर ये किसने किया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी रुद्र ने कहा कि अगर ऐसे ही आराम करते रहे ना तो जंगल से निकल नहीं पाएंगे हम सब लोग। चलो अब हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोग ज्यादा दूर भागकर नहीं आए हैं, हमें पक्के रास्ते तक जाना ही होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अभी दोपहर है, रात तक हमें किसी भी तरीके से इसी जगह पर पहुंचना होगा जहाँ पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए। तो रुद्र ने भी किट्टू का हाथ पकड़ा और वहाँ से चलने लगा। तो शुभ ने भी अब रुद्र को देखकर दिशा को आंख मारी और फिर दिशा ने भी अपना हाथ शुभ के हाथों में दे दिया और वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। वो भी दिशा का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लगता है। तो नील और निहाल अभी दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और फिर दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर वो भी हंसने लगते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो नरेन अभी सबसे अलग चल रहा था। सब वहाँ से धीरे धीरे अभी मेन रोड पर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो शुभ ने भी नरेन को छेड़ते हुए कहा कि ससुर जी आपको रास्ता पता है क्या। इस पर नरेन ने हल्का सा पीछे पलटकर शुभ की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो इस पर अभी शुभ भी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर नरेन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तो ससुर जी सबसे आगे आगे क्यों चल रहे हो आप, जैसे आपको ही रास्ता पता हो और हम सब आपके रास्ते पे ही चल रहे हो। तो शुभ की बात सुनकर अभी सबको हंसी आ गई थी और फिर दिशा ने भी गुस्से में शुभ की बाजू पर मार दिया था। तो नरेन भी अभी हंसकर बोलता है कि शुभ तुम चलो आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो शुभ ने कहा कि अरे नहीं ससुर जी, अब मैं आगे आगे नहीं चलूंगा, आप ही आगे चलिए। अब मेरे दोनों भाई वापस आ गए हैं ना, तो मैं फिर से अब बच्चा बनने वाला हूँ, अब मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सबको मुझे फिर से झेलना पड़ेगा जैसे पहले झेला करते थे। वैसे एक बात कहूँ क्या ससुर जी, बड़ा होने में बहुत ज्यादा घाटा होता है। जब मैं बड़ा बन गया था ना तो बिल्कुल मजा नहीं आता था, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था, सब कुछ अकेले करना पड़ता था, दुनिया भर की टेंशन आ गई थी मेरे सिर पर अकेले की, और जिम्मेदारियां की तो पूछो ही मत, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी पहली बार ही देखी थी। ऑफिस संभालो, घर संभालो, दादा दादी को संभालो और फिर अवनी को संभालो, किट्टू को संभालो, और इन सब को संभालते संभालते मैं अपनी दिशा को ही भूल गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन अब मुझे बड़ा नहीं होना है। ये बोलते बोलते शुभ ने भी दिशा को देखा तो शुभ की आंखें इस वक्त नम हो गई थी, लेकिन शुभ ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। शुभ ने अपना एक हाथ दिशा पर और ज्यादा कस दिया था। तो शुभ को अभी वो दिन याद आ गए थे जब वो दिशा से अलग था, जब वो दिशा से दूर रहता था, उससे बात तक नहीं करता था। शुभ को वो सब कुछ याद आ गया था कि दिशा उसके सामने कितना ज्यादा रोती थी, उसकी एक झलक पाने के लिए कितना ज्यादा तरसती थी, हर मुमकिन कोशिश करती थी उसके पास आने की, लेकिन शुभ को दिशा पर बिल्कुल तरस नहीं आता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी दिशा ने कभी भी शुभ का साथ नहीं छोड़ा था। तो शुभ अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो कुछ बोला नहीं, तो बस वो दिशा का हाथ पकड़कर चलता रहा। तो शुभ का न बोलने से अब सबके बीच में खामोशी हो गई थी, सब बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। तो नील ने भी शुभ के कंधे पर मारकर कहा कि और छोटे शेर, तू चुप होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ बोल देना जरा सा, तू बोलेगा तो हम सबका रास्ता भी कट जाएगा। तो चलना अपनी फॉर्म में वापस से आ जा, जो बीत गया सो बीत गया, अब तो तुझे प्रेजेंट में जीना है ना, अब तो तेरे भाई तेरे साथ आ गए हैं ना, और तेरी पिकाचू भी तो तू सही है या फिर गलत, हमेशा ही तेरे साथ ही रहती है वो, तो अब तो इससे ज्यादा तुझे क्या ही चाहिए। बात करते करते अभी सब बहुत दूर तक चलते रहते हैं और शाम होने वाली थी, सब एक जगह पर आकर रुक गए थे। तो रुद्र ने कहा कि हम भागकर इतने अंदर तो नहीं आए थे, फिर पक्का रास्ता अभी तक क्यों नहीं मिला हमें सबको। तो नील ने भी कहा कि तुझे अब तक समझ में नहीं आया कि हम रास्ता भटक गए हैं और तू तो बस चलता रहा, ये भी नहीं सोचा कि रास्ता है भी आगे या फिर नहीं। तो रुद्र ने कहा कि तो अब क्या करें, हम सब बाहर कैसे निकले यहाँ से। इस पर अभी नील ने कहा कि मुझे नहीं पता है भाई कैसे बाहर निकलेंगे, अब तो तू ही पार लगा सकता है, पर फिलहाल तो अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इतना कहकर नील भी अभी पेड़ के पीछे आकर बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद शुभ और दिशा भी वहीं पर आकर बैठ गए और शुभ बोलता है कि भैया पहले कितना अच्छा होता था ना, जंगलों में रहते थे, ना खाना बनाने की टेंशन होती थी, ना बिजनेस करने की टेंशन होती थी, ना लैपटॉप होता था और ना ही फोन, बस सारा दिन पत्ते लपेटे घूमते रहते थे और झींगा लाला करते हुए इधर उधर नाचते रहते थे। तो निहाल ने भी हंसकर बोला कि तो तुझे क्या झींगा लाला हुआ वाली जिंदगी चाहिए क्या, तो सोच ले अगर वहाँ पर पिकाचू नहीं मिलेगी। तो शुभ के हाथ में अभी एक पत्ता था जिससे वो खेल रहा था। तो
शुभ ने भी उस पत्ते को लपेटा और निहाल की तरफ फेंक दिया और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सब अभी फिर से एकदम से खड़े होते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तो अभी उन्हें चलते चलते रात हो चुकी थी, तो नरेन को भी अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। नरेन ने कहा कि नहीं, ऐसे तो हम कभी भी इस जंगल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं और यहाँ पर रास्ता है भी या फिर नहीं, और किसी के फ़ोन में नेटवर्क भी तो नहीं आ रहे हैं। तो नील ने भी नरेन को थोड़ा सा शांत कराते हुए कहा कि मिस्टर राठौड़, परेशान मत होइए आप, हम आज रात ही यहाँ पर रुक जाते हैं और फिर सुबह उठकर रास्ता ढूंढ लेंगे और हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम सही रास्ते पर ही जाएं। तो सब ने मिलकर अभी एक जगह देखी जो पेड़ों के बीच में खाली हुई थी। तो नील और निहाल ने जैसे तैसे वहाँ पर एक बोन फायर का इंतजाम किया और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी थी। तो रुद्र अभी किट्टू के हाथों को मसल रहा था, किट्टू को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो वहीं शुभ ने भी दिशा को पीछे से अपने गले लगाया हुआ था। नरेन नील दोनों ही एकदम से खड़े होते हैं। तो नरेन ने भी सबको देखते हुए कहा कि तुम सब सो जाओ आराम से, मैं जग लूंगा और सबका ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर रात को कोई हम पर हमला ना कर दे। इस पर नील ने कहा कि नहीं मिस्टर राठौड़, आप अकेले क्यों जागेंगे, मैं भी आपके साथ ही जागूंगा। तो नील ने भी फिर सबको देखकर कहा कि तुम सबको नींद आ रही है तो तुम सब लोग सो जाओ, हम और मिस्टर राठौड़ यहाँ पर देखते रहेंगे। धीरे धीरे अब सबको नींद भी आ गई थी और सब नींद की आगोश में चले गए थे। तो नील और नरेन दोनों ही नहीं सोए थे, दोनों ही इधर उधर देख रहे थे, दोनों ही रात भर आपस में बातें कर रहे थे और उन सब की रखवाली भी कर रहे थे ताकि कोई भी जंगली जानवर उनके पास ना आ जाए या फिर कोई भी उन पर हमला न कर दे। सुबह 5 बजे का समय था। नील और नरेन की भी आंख लग गई थी और वो भी पेड़ से टेक लगाकर सो गए थे। तो शुभ के चेहरे पर हल्की सी धूप पड़ने लगी। तो शुभ ने भी अपना चेहरा दिशा की चुनरी से कवर कर लिया था और वो फिर से अभी दिशा को गले लगाकर सो गया था कि तभी शुभ के पैर पर हल्का सा कुछ चुभ गया। तो शुभ ने भी पैर झटकते हुए कहा कि कौन है बे, सोने क्यों नहीं देता है, हट यहाँ से। तो थोड़ी देर के बाद अभी शुभ के पैर में फिर से कुछ चुभ जाता है। तो शुभ अभी फिर से अपना पैर झटकते हुए बोलता है, यार कौन है बे, तू सोने क्यों नहीं देता है, मरना है क्या तुझे, सोने दे मुझे, भाग यहाँ से। तो थोड़ी देर के बाद शुभ के तलवे में अभी फिर से कुछ चुभा। तो इस बार शुभ गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सामने अभी आदि मानव खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर पर पत्ते लपेटे हुए थे और उनके हाथों में बड़े बड़े से भाले थे। अकेला शुभ ही था जो उस जगह पर अभी सो रहा था, बाकी सब पहले ही जाग गए थे और वहां से उठ गए थे। तो शुभ ने भी अपनी आंखें मसलते हुए कहा कि यार ये क्या हो गया, सोया तो मैं आधुनिक काल में था और ये तो पाषाण काल में कैसे उठ गया मैं, ये क्या हो गया मेरी आंखों के सामने। इधर दूसरी तरफ जो प्रताप हाउस में सबको काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। अवनी तो एक सेकंड के लिए भी सोफे पर नहीं बैठी थी। दादी ने भी अवनी को समझाते हुए कहा कि अवनी कुछ नहीं होगा उन्हें, वो सब आ जाएंगे, तुम बेकार में ही इतना ज्यादा परेशान हो रही हो, वो सब आ ही रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि जब वो चारों साथ में होते हैं तो परेशानी को भी परेशान होना पड़ जाता है, तो फिर ऐसे कैसे तुम परेशान हो सकती हो, उन चारों को कुछ भी नहीं होगा। अवनी बोलती है कि दादी आप समझने की कोशिश करो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं कितना भी अपना ध्यान नील से हटा लूँ लेकिन मेरा ध्यान बार बार बस उन्हीं पर जाता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कहीं उन्हें कुछ होना चाहे, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या फिर नहीं, उनकी मेडिसिन भी मिस हो गई है, अब मैं क्या करूं दादी। तो दादी ने भी फिर से अवनी को थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि अवनी बेटा, नील की असली दवाई नील के भाई हैं, वो तीनों ही साथ में है ना, तो नील को कुछ भी नहीं होगा, वो हमेशा ठीक रहेगा। अगर उसके भाई उसके साथ हैं, नील को दवाई की नहीं अपने भाइयों की ज़रूरत है बेटा। तो दादी के लाख समझाने पर भी अभी अवनी का दिल नहीं समझा था। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होकर इधर उधर हॉल में चक्कर लगा रही थी। वो तो एक टक बस दरवाजे को ही देख रही थी कि कब उसका नील उसके सामने होगा, कब सही सलामत सब वापस प्रताप हाउस में आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आदि मानव रुद्र और उसके भाइयों को लेकर कहीं जा रहे थे। आदि मानव भाले लेकर उनके साथ साथ चल रहे थे। तो किट्टू तो अब काफ़ी ज़्यादा डर के मारे रुद्र के सीने से चिपकी हुई थी। दिशा भी अभी नरेन की बाजू को पकड़कर डरती हुई चल रही थी, जबकि शुभ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वो तो अभी सपना ही देख रहा है और बस हवा में जी रहा है। मगर
सच में अभी आदि मानव ने उन सबको पकड़ लिया था। वो बार बार अभी उन आदिवासियों को देखता और फिर अपना सिर खुजलाने लगता। तो सबके चेहरे पर अभी काफी ज्यादा डर था। सब डर के मारे चुपचाप से आदि मानव के साथ चल रहे थे, सिवाय शुभ के, क्योंकि शुभ बहुत ज्यादा हैरान था। इतना कि उसे भी डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे तो लग रहा था कि शायद वो सपना देख रहा है और आदि मानव उसके सामने है ही नहीं। तो शुभ अभी धीरे धीरे चलता हुआ नील के पास गया और धीरे से बोलता है कि भैया, हम सच में आदिवासियों के साथ कहीं जा रहे हैं क्या, या फिर मैं ये सपना देख रहा हूँ। तो नील भी इस वक्त सोच रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा डर रहा था। इन सब में कैसे छुटकारा पाना चाहिए, वो ये सोच रहा था। ऊपर से शुभ के सवाल उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। अभी नील को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी नील भी अपने दांत पीसते हुए अभी शुभ को देखकर बोलता है कि तू अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता है कि सच में आदिवासी ही है जो हमें लेकर जा रहे हैं। तो शुभ अभी मुंह बनाते हुए बोलता है कि अरे आप तो गुस्सा हो गए भैया, कोई बात नहीं, जीजू से पूछता हूँ मैं। तो शुभ अभी धीरे धीरे कर निहाल के पास गया और फिर बोलता है कि जीजू, क्या आदिवासी भी होते हैं क्या, सच में अगर ये आदिवासी हैं क्या हम आदिवासियों के साथ ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल करके प्रसारण काल में चले गए हूँ, या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। जीजू बताइए ना कि आखिर सच क्या है। तो आदिवासी सच में होते हैं क्या, या फिर हम उनके साथ में हैं भी या फिर नहीं। और फिर से अपना सर कुचलाने लगता है। तो निहाल ने अभी हैरानी से शुभ को देखा और फिर 4 कदम चलकर नील के बराबर में जाकर पहुंच गया और फिर उसके साथ चलने लगता है। तो शुभ अभी खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि ये सब मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हैं, मैं कुछ गलत पूछ रहा हूँ क्या इन लोगों से, जो मुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तो शुभ अभी थोड़ा सा चिल्लाकर रुद्र के पास गया और बोलता है कि भैया बताओ ना, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है, सच में आदिवासी होते हैं क्या, ये लोग आदिवासी ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल करके कहीं और ही पहुंच गए हो। तो रुद्र ने भी धीरे से शुभ को देखते हुए कहा कि उनके हाथ में देख रहा है ना, तो ये सब क्या होता है। तो शुभ ने कहा कि हाँ, ये सब बड़ा सा तीर लेकर घूम रहे हैं भैया। तो रुद्र ने भी सिर पर हाथ मार कर कहा कि यार, ये बड़ा सा तीर नहीं है, भाला है भाला। ये भाला अगर पेट के अंदर गया ना तो आदमी मर जाता है, ये आर पार हो जाएगा। इसीलिए चुपचाप से चलता रहे जहाँ पर भी ये लेकर चल रहे हैं, और सोचने थे कि इन सब से कैसे बचे हम, वरना ये हमारी बलि देते हुए सेकंड भी नहीं लगाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तूने जरा सा भी अब कुछ बोला ना तो सीधा तू ही सरक लेगा ऊपर। तो शुभ बोलता है कि भैया, ये हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, ये लोग बोलते नहीं है क्या, इनके मुंह में जवान नहीं है क्या। इस पर अभी रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए थोड़ा गुस्से में कहा कि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, जो हमारी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। तो शुभ बोलता है कि भैया, हम भी इनसे जिंगा लाला हु करके ही ना बात करते हैं, तो शायद ये हमारी बात को समझ जाएंगे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज तो झिंगा लाला हु ही है ना। तो रुद्र चलता हुआ बोलता है कि जा तू बात करके देख ले, पहले पता तेरी बात सुन ले शायद। तो शुभ अभी मुंह बनाता हुआ बोलता है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया, पूछ ही तो रहा हूँ बस। और फाइनली वो आदिवासी उन सब को लेकर अभी एक जगह पर पहुंच गए थे जहां लड़कियों की झोपड़ी बनी हुई थी, और फिर कुछ औरतें जो अपनी झोपड़ी के बाहर अपने काम में लगी हुई थी। तो शुभ ने जब ये नज़ारा देखा तो शुभ ने भी सबको देखकर थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि वाह वाह भैया, अच्छा ही है, ये तो किसी फिल्म का सेट लगता है, ये लोग किसी फिल्म में काम कर रहे हैं क्या, ये हमें यहाँ पर शूटिंग दिखाने के लिए लेकर आए हैं क्या, और हम बेकार में ही इन लोगों से डर रहे थे। आप लोग भी ना, हम लोग चलते हैं इनकी शूटिंग देखते हैं, कितना मजा आएगा। तो नील ने भी निहाल के कान में धीरे से कहा कि ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा यार, इसके मुंह पर टेप लगवा दे, नहीं तो आज ही ये हमारी बलि जरूर दे देगा। तभी उन सब के सामने अभी उन आदिवासियों का सरदार आ जाता है। तो वो सरदार देखने में भी 30 से 32 साल का ही होगा। उसने अपने सिर पर एक ताज पहना हुआ था जो पत्तों का ही बना हुआ था, और उसके हाथ में भी एक भाला था। तो शुभ अभी अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो चुका था। तो नरेन के पास जाकर वो बोलता है कि ससुर जी, लगता है कि ये इस मूवी का हीरो है, तभी तो इसने अभी सर पर अपनी पगड़ी पहनी हुई है और कितना ज्यादा बड़ा सा तलवार लिया हुआ है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई भी हीरो नहीं देखा है, लगता है कम बजट की ही मूवी हो ये, तभी कम पैसों
में मान गया होगा। तो नरेन ने भी शुभ को समझाते हुए धीरे से कहा, शुभ शुभ यार चुप हो जाओ प्लीज, वरना ये हमारी मूवी बना देंगे। अभी ये कोई सेट नहीं है, बल्कि हम सच में आदिवासियों के बीच में हैं, जो हमें अभी पकड़ कर लेकर आए हैं। तो थोड़ी देर में अभी सरदार से कुछ आदिवासियों ने अपनी ही भाषा में बात की और फिर उन आदिवासियों के सरदार ने भी अपनी ही भाषा में उन्हें कुछ आदेश दे दिया। तो रुद्र के साथ साथ अभी उसके सारे भाई एक बार सरदार को देखते और एक बार उन आदिवासियों को देखते और आपस में समझने की कोशिश करते कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, आखिर वो उन लोगों से क्या चाहते हैं। लेकिन किसी को भी अभी एक भी सिंगल शब्द तक नहीं समझ में आया था कि आपस में उन लोगों ने क्या बात करी है। अब सबको काफी ज्यादा डर लग रहा था कि आखिर अब उनके साथ क्या होने वाला है। तो सरदार ने जब अपने लोगों से कुछ आदेश दिया तो उन सब लोगों ने भी रुद्र, नील और सबको पकड़ लिया था। तो उन आदिवासियों ने भी दिशा और किट्टू को हाथ भी नहीं लगाया था। तो दिशा और किट्टू अभी एक दूसरे को डर के मारे चिपक गई थी और कांप रही थी। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ कहीं वो आदिवासी कुछ गलत ना कर दे। उन आदिवासियों ने किट्टू और दिशा को एक साइड में कर दिया और बाकी सबको पकड़कर पेड़ से बांधने लगते हैं। तो किट्टू अभी रुद्र को बांधता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। वो आदिवासी जब शुभ को बांध रहे थे तो शुभ बोलता है कि भाई मुझे क्यों बांध रहे हो तुम लोग, लेकिन आदिवासियों ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप से उसे पेड़ में बांध दिया। तो शुभ ने अभी फिर से देखते हुए कहा कि अरे अरे मुझे बता तो दो कि बांध क्यों रहे हो तुम दोनों मुझे, तो मैंने क्या किया है, मैंने कोई गलती तो की नहीं है। तभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी नील के पैर को रस्सी से बांधने लगता है। तो शुभ ने चिल्लाकर कहा कि नील भैया को नहीं, छोड़ मेरे भाई को, क्यों बांध रहा है मेरे भाई को, छोड़ छोड़ दे मेरे भाई को साले, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। अरे हमें बता तो दे कि हमें तू बांध क्यों रहा है, बता ना मुझे पहले। अकेला शुभ ही था जो अभी सवाल किए जा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। बाकी सब तो एकदम से चुप ही थे, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते थे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे वो, और ना ही वो शुभ की बातों को समझ पा रहे हैं। तो शुभ ने भी सबको देखकर गुस्से से कहा कि आप सब कुछ करते क्यों नहीं है, ये हमें ऐसे बांध क्यों रहे, ये लोग हमें बांध देंगे। इस पर नील ने कहा कि देखो अगर हमने अभी कुछ भी किया ना तो ये लोग भड़क जाएंगे और हो सकता है कि ये बड़े बड़े तीर हमारे पेट में भी घुसा दे, इसीलिए तू चुपचाप बैठ जा, समझा तू। इसीलिए जो हो रहा है ना चुपचाप से उसे होने दे, समझा तू। अब तू एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना, हमें मरने से पहले ये हमारी अंतिम इच्छा जरूर पूछेंगे और हम तभी कुछ कर पाएंगे इनसे। तो शुभ अभी नील की बातों को झटकते हुए बोलता है कि क्या बात है भैया, मतलब हम इंतजार करें कि ये लोग हमारी अंतिम इच्छा कब पूछेंगे, कब ये हमारे पेट में अपने इतने बड़े बड़े से भाला घुसेड़ेंगे। तो अब शुभ ने उन आदिवासियों को देखकर कहा कि जिला लाला हूँ चिंगा लाला हूँ। उस आदिवासी ने भी अभी भाले को 2 से 3 बार जमीन पर पटका और फिर अपने ही भाषा में कुछ कहा। उस आदमी का रिएक्शन देखकर अभी शुभ को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसने नील की तरफ देखकर थोड़ा सा एटीट्यूड में कहा कि भैया देखा ना, वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं और मेरी बातों को समझ भी रहे हैं। तो नील अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ ने फिर से चिल्लाकर कहा कि चिंगा लाला हूँ, और फिर वो गाना गाने लगता है, हम बेवफा हरगिज न थे, हम पर वफा कर ना सके। तो शुभ के इस बिहेवियर पर रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि शुभ का ये बिहेवियर कहीं उन सब की जान को खतरा में न डाल दे। तो रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि नील प्लीज यार इसे समझा ले, चुप करा ले इसे, वरना मैं सच कहता हूँ ये लोग हमें बाद में मारेंगे, मैं इसे पहले ही मार दूंगा। ये गाना क्यों गा रहा है, इसके मुंह पर अभी के अभी टेप लगाओ, नहीं तो ये हमें अभी ही मरवा डालेगा। तो शुभ बोलता है कि भैया प्लीज यार, इस गाने में आदिवासी थे ना, तो इन्होंने भी ये गाना सुना जरूर होगा, इसीलिए गाने के जरिए ही मैं इनसे बात करना चाहता हूँ और अपनी बातों को समझाना चाहता हूँ। आप ना बिल्कुल भी समझदार नहीं हो, आप मेरे जैसे इंटेलिजेंट क्यों नहीं बन जाते। नरेन ने अभी छोटे शेर की तरफ देखते हुए कहा कि छोटे शेर, ये मस्ती का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पर ही मार देंगे, क्योंकि ये आदिवासी कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तभी उन आदिवासियों में से एक बुढ़िया आई और फिर दिशा और किट्टू को हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चली गई और ये देखकर तो सबकी जान ही निकल गई थी। तो रुद्र ने भी चिल्लाते हुए कहा कि छोड़ो छोड़ो मेरी किट्टू को, कहाँ पर लेकर जा रही हो तुम इन्हें, छोड़ दो इसे। तो लेकिन रुद्र के चिल्लाने का भी कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वो बुढ़िया औरत बहुत ही प्यार से अभी दिशा और किट्टू को अपने साथ लेकर अंदर चली गई थी। ये सब देखकर अभी शुभ की भी आंखें बड़ी हो गई थी और उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी पिकाचू को वो बुढ़िया औरत कहाँ पर लेकर
लेकर जा रही है। तो शुभ भी बोलता है कि हम सबको तो यहाँ पर बांध दिया है और उन दोनों को इतने प्यार से अंदर क्यों लेकर गई है ये बुढ़िया, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं पहले ही बता रहा हूँ भैया, तो अगर इन्होंने दिशा और किट्टू के साथ कुछ भी किया ना तो अभी के अभी यहीं पर जमीन में जिंदा काट दूंगा इन सबको। तो नील ने भी शुभ को थोड़ा सा शांत करवाते हुए कहा कि शुभ शुभ यार पहले तू शांत हो जा, वरना तू पहले बाद में गाड़ेगा इनको, वो पहले ही हमें यहाँ पर गाड़ देंगे। सबसे पहले हमें खुद को आज़ाद कराना चाहिए इनसे, उसके बाद ही रात होने का इंतजार करना है हमें, समझा? तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। चारों भाई और नरेन भी धूप में एक बड़े से पेड़ के नीचे पे ही बंधे हुए थे। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, जिसे देखकर नील ने कहा कि सालों ने बांधा भी तो ऐसी जगह पर बांधा है जहाँ पर छाया भी नहीं है, धूप से सिकुड़े जा रहे हैं हम, तब भी इन सालों को शर्म नहीं आ रही है। कड़कती हुई धूप में अभी पांचों पसीना पसीना हो रहे थे, पांचों बहुत ज्यादा थक गए थे धूप की वजह से। और थोड़ी देर में ही किट्टू और दिशा भी बाहर आती हैं। तो किट्टू और दिशा ने भी आदिवासी जैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो दोनों और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। किट्टू और दिशा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। वो आदिवासी ड्रेस पहनकर, उनकी ड्रेस वन पीस से कम नहीं लग रही थी, उनकी ड्रेस अभी घुटनों तक ही थी और ऊपर से एक साइड से ऑफ शोल्डर थी। तो शुभ ने भी दिशा को देखकर गुस्से में कहा कि यहाँ पर मैं कड़कती धूप में इस झंगड़ जैसे पेड़ के नीचे बंधा हूँ और पसीना पसीना हो रहा हूँ, और तुम हो कि वहाँ पर फैशन कंपटीशन कर रही हो इन सब के साथ मिलकर। किसने कहा था तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए? बोलो, जाओ जाओ जल्दी से जाओ और इस ड्रेस को चेंज कर आओ, मेरा मूड बन रहा है, मुझे नहीं देखा जा रहा है तुम्हें इस ड्रेस में। फिर शुभ ने अपने दांतों तले जल्दी से अपनी जीभ दबाई और बोला है कि मेरे कहने का मतलब है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, जाओ जाओ जल्दी से जाओ और इस ड्रेस को चेंज करके आओ, मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी ये ड्रेस। तो दिशा अभी थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती है शुभ जी, मैंने बहुत बार मना किया था, फिर भी मेरे हाथ में ड्रेस को देकर एक कमरे में ढकेल दिया और मुझे आदेश दिया कि ये ड्रेस अभी के अभी पहन के आने के लिए। तो रुद्र की नजर अभी भी किट्टू पर ही टिकी हुई थी। बेशक वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ था, मगर फिर भी किट्टू उस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम नेचुरल ब्यूटी की तरह। तो रुद्र भी अभी किट्टू को ही घूरे जा रहा था। तो नील ने कहा कि बच्चा, हम सब बंधे हुए हैं ना, लेकिन तुम दोनों आजाद हो, हमें यहाँ से आजाद कराने का कोई तो तरीका ढूंढो, क्योंकि हमें यहाँ पर बंधे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों ही हमें आजाद करवा सकती हो यहाँ से, वरना जहाँ तक मैं इस जनजाति को जानता हूँ ना, ये तुम दोनों को यहीं पर रख लेंगे और फिर हम पांचों को मार देंगी। अगर हम पांचों यहाँ से चले गए तो तुम दोनों ही जिंदगी यहीं पर गुजार दोगी। तो किट्टू बोलती है कि नहीं नहीं भैया प्लीज आप ऐसा मत कहो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, ना तो यहाँ पर फोन है, ना तो यहाँ पर लैपटॉप है और ना ही यहाँ पर टीवी है, मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ पर। रुको रुको, मैं जल्दी से कुछ सोचती हूँ कि कैसे हम पांचों यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो रुद्र ने भी किट्टू की बात सुनकर खुद में ही बड़बड़ाया कि मतलब लैपटॉप टीवी नहीं है तो यहाँ पर तुम नहीं रुक पाओगी, अगर यहाँ पर लैपटॉप टीवी होता तो तुम यहाँ पर रुक लेती किट्टू। तो दिशा और किट्टू अभी दोनों ही आपस में बातें कर रही थी कि तभी वापस से एक आदमी वहाँ पर आता है, जिसके हाथ में बहुत बड़ा सा भाला था और उसने 2 बार भाले को ऊपर से नीचे खटखटाया और अपनी ही भाषा में कुछ बोल दिया। तो दिशा और किट्टू बस आदिवासियों को ही देख रही थी और दोनों ही बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। तो किट्टू ने भी अपनी पल के ऊपर नीचे करके कहा कि रुद्र, ये मुझे क्या कह रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो रुद्र, ये मुझे बोल क्या रहा है, एक बार बताओ तो सही। तो इस पर रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि ये कह रहा है कि तुम्हारा टीवी और लैपटॉप अरेंज कर दिया है, तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम्हारा फोन भी फिर से तुम्हारे हाथों में दे दिया जाएगा, तो तुम यहाँ पर रह लोगी ना, तो बस जाओ जाकर अपना चीजें लो और यहाँ पर रह लो। तो किट्टू को अब रुद्र की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी रुद्र, आप तो सीरियस हो गए, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर, मैं तो कुछ सोचती हूँ ना आप सबको आजाद करने के लिए। उस आदमी ने भी भाले से इशारा किया। तो दिशा और किट्टू फिर से एक कमरे के अंदर चली जाती हैं। तो शुभ अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पसीने पसीने था। फिर उसने एक आदिवासी को देखकर कहा कि चल चल जाकर पानी पिला दे यार, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत देर से बंधे हुए हैं, पानी पिलाना तो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है ना, चल जा जल्दी से पानी लेकर आ। मेरी दादी कहती है कि प्यासे को पानी पिलाने का मतलब होता है भगवान को पानी पिलाना, चलो चलो भगवान को पानी पिला दो तुम जल्दी से आकर, भगवान साहब
साक्षात तुम्हारे सामने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। अरे ये तो सुना होगा कि अतिथि देवो भव, ये तो संस्कृत का ही शब्द है ना। तो जा जल्दी से पानी लेकर आ और मेरे मुंह में पानी डाल दे, बहुत तेज प्यास लगी है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज शुभ की कॉमेडी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या रुद्र, नील, शुभ और निहाल पांचों चारों मिलकर इस जंगल से आज़ाद करा पाएंगे खुद को, या फिर नहीं कोई और नई मुसीबत आ जाएगी? किसने करवाया है इन सब पर अटैक? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।